राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जय सिंह। आज भारत के मशहूर उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के कुंडली पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या संभावना उनकी कुंडली में है और कैसे उन्हें अकूत संपत्ति के साथ साथ पूरे देश के देशवासियों के हृदय में रत्न के तौर पर स्थापित करने के लिए कुंडली में क्या क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में श्री रतन टाटा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। एक प्रकार से ये हमारे पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति रही। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल टाटा जी और सोनू टाटा जी के घर हुआ था। नवल टाटा जी जो टाटा जो समूह संस्था है उसके संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पुत्र थे, यानी कि उन्होंने अपने भतीजी से के पुत्र को अपने पुत्र के रूप में लिया था। और इनकी कुंडली को अब डिस्कस करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 28 दिसंबर 1937 को 9:45 मुंबई में हुआ था। कुंडली को पहले थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम उनके लाइफ की चीज़ों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कुंडली को एक बार देखें तो लगन में गुरु स्थित है और मकर राशि का लगन मिला हुआ है और चंद्रमा यहाँ पर तुला राशि का है। और यहाँ पर जो लग्नेश हैं शनि वो तृतीय भाव में स्थित हैं और मंगल द्वितीय भाव में स्थित है और पंचम भाव और एकादश भाव राहु केतु अक्ष पर है और चंद्रमा दसम भाव में तुला राशि में है। शुक्र बुध और सूर्य द्वादश भाव में स्थित हैं, जिसमें से बुध वक्री है। और यहाँ पर जैसे कि YouTube में भी और बाकी जगहों पर भी हम सब बड़ा डराते रहते हैं कि अच्छा ये नीच का हो गया या केमद्रुम योग हो गया। तो शास्त्रों में भी इसके बारे में बड़ी सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पर देखें तो गुरु नीच का लगन में स्थित है, तो और यही नहीं कमजोर बताता है गुरु को। और जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो वो तुला राशि में दसम भाव में स्थित है पर केमद्रुम योग में है। केमद्रुम योग को तो इतना खराब बनाया गया है कि अगर कोई भी कुंडली देखता है, थोड़ा सा भी जानता है तो अरे केमद्रुम योग है तो अच्छा ये तो व्यक्ति तो गया, क्योंकि इसमें सभी जगह शास्त्र में यही वर्णित है कि राजा की घर में भी पैदा होकर के भी भिखारी हो जाता है। तो लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी ये चार्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को अगर ज्योतिष समझने के लिए। और अगर नहीं भी ज्योतिष समझना है तो भी इसके लिए भी ज़रूरी है कि किसी भी स्टेट फॉरवर्ड किसी भी रूल को अप्लाई नहीं किया जाता है, जो कि हमारे गुरुजी ने बताया। क्योंकि हर एक चीज़ में एक कुंडली में 3 लाख कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक ज्योतिषी के लिए बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट जगह पे पहुंच पाना कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है चार्ट, स्टोरी को समझना, उसकी कहानी को उस क्या लेकर क्या है और क्या करने वाला और क्या प्रारब्ध है और कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, ये समझना उसके लिए एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषी की जरूरत होती है जो कि माहिर हो अपने कार्यों में। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पे 2 चीजें जो मेजर तौर पे एकदम क्लियर दिखाई देती है वो भी केंद्र में स्थित है, एक लगन में स्थित और एक दसम भाव में स्थित है। उसके बाद ये जो रतन टाटा जी थे वो इतने महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे और उन्होंने सभी के दिलों में एक तरह से राज्य किया है और हमारे देश को वैश्विक मंच पर एक असाधारण रूप से स्थापित किया है और उनके गर्व का अनुभव कराया है।
तो ये चीजें यहाँ से क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। अब ये जो यहाँ पर देखें तो तुला राशि का चंद्रमा केम ध्रुव का, अब इनको देख लें तो ये विशाखा नक्षत्र में पैदा हुए। अभी कुछ दिन हाल पहले मैंने किसी से डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा विष की शाखा होती है विशाखा। नहीं भैया, गुरु का नक्षत्र है विशाखा, बहुत अच्छा बहुत पावरफुल नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र में जन्म हो रहा है और जन्म के समय इनको जो दशा मिल रही है, अंतर दशा, वो शनि की मिल रही है और प्रत्यंतर दशा मंगल की मिल रही है। अच्छा, ये चार्ट देखते ही सबसे पहले तो ये चीज क्लियर आती है कि ये अपने माँ बाप की पहली संतान है, बड़ा भाई बहन इनका नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरी चीज, जब हम इनकी अंतरदशा देखते हैं तो वो शनि की है जो कि तृतीय भाव से संबंधित है। तो ये कंफर्म करती है कि इनके आने वाले समय में इनके भाई बहन होंगे। तो दो इनके भाई हैं, एक इनके छोटे भाई हैं जिम टाटा और दूसरे एक है नेवल टाटा जो कि इनके सौतेले भाई हैं। यहाँ पर अब थोड़े राजयोग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो शनि और जो गुरु है उसका व्युत्पत्ति हुई है कि यानी कि एक स्थान पर शनि के स्थान पर गुरु स्थित है और गुरु के स्थान पर शनि स्थित है। इसको हम एक्सचेंज कहते हैं, परिवर्तन का योग कहते हैं। ये बहुत पावरफुल माना जाता है। यहाँ पर लग्नेश का संबंध तृतीय भाव से आने से सीधी तौर पे व्यक्ति को अतिशय पराक्रमशाली बना देता है। और यहाँ पर गुरु नीच का है परंतु गज केसरी योग में चंद्रमा के साथ केंद्र में स्थित है। और जब लगन में जब गुरु होता है तो 1.25 लाख दोषों को दूर करने वाला होता है। और यहाँ पर गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यानी कि सूर्य के नक्षत्र में स्थित हो गया है। यहाँ पर जो और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में स्थित है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा को देखें तो ये सप्तमेश है और सप्तमेश का संबंध बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या है कि एक तो केंद्र का जो केंद्र अधिपति जो होते हैं उनको केंद्र के में बैठ जाते हैं तो शुभ ग्रह, तो अशुभ फल देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लागू होती है कि यहाँ पे उसमें जो शनि का घर है वो क्रूर का घर है, पापी मकर राशि है और उस पर गुरु का स्थित होना एक पावरफुल योग बना देता है। अब यहाँ पर दूसरा एक जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर इसको जब हम नवांशा चार्ट के साथ अगर हम नहीं देखेंगे तो ये चार्ट अधूरा रह जाएगा। तो उसको सबसे पहले नवांशा चार्ट में देखते हैं। तो नवांशा चार्ट में क्या हो रहा है कि कर्क राशि का उदय हो रहा है जो कि सप्तम भाव है इस चार्ट का। तो सप्तम भाव लगन में उदय हो रहा है और उसके बाद जो मंगल है जो कि यहाँ पर एकादशेश है और चतुर्थेश है, धन भाव का स्वामी है, वो वहां पर उच्च का हो जाता है। और यही नहीं, वहां द्वितीय भाव में स्थित है, वहां पर द्वितीय के उससे आपस में समसप्तम है, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर जो शुक्र है वो धनु राशि में गया है जो कि जब नवांश चार्ट में जाते हैं तो वृषभ राशि में स्थित हो जाता है एकादश भाव में। और ये जो गुरु जो यहाँ पर मकर राशि में नीच का दिखाई दे रहा है, अब वो मीन राशि में चला गया है अपने भाव में और नवम भाव में, और वहां से वो लगन को, पंचम भाव को और चार्ट को मजबूत कर रहा है, त्रिकोण को मजबूत कर रहा है। यही नहीं, यहाँ जो बुध है जो कि यहाँ पर नवमेश है और षष्ठेश है, वो जाकर के तृतीय भाव में उच्च का हो गया है। और जो चंद्रमा है यहाँ पर हम उसको केम ध्रुव में देख रहे हैं और कमजोर स्थिति में देख रहे हैं, पर वहां पर भी वो 10वें भाव में ही बैठा है, परंतु राहु केतु एक्सिस में है, अक्ष में है बिल्कुल, लेकिन वो शुभ कर्तरी में आ गया है। ऊपर एक तरफ शुक्र बैठ गया है और एक तरफ गुरु बैठ गया है, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है नवांश चार्ट को देखने पर। अब हम यहाँ देखेंगे कि इनकी जो जीवन में जो परेशानियां आई और उसको उन्होंने कैसे उसे विजय प्राप्त करी और आगे बढ़े और इनकी अकूत धन संपत्ता कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि 1948 में जब ये मात्र 10 वर्ष के थे, इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। और उस समय डिवोर्स इतना कॉमन नहीं होता था और इनकी माता जी ने
दूसरा विवाह भी कर लिया था और इनका जो पालन पोषण है वो इनकी दादी ने किया था, जिनका नाम था नवाज भाई टाटा। अब उस समय इनको स्कूल में ट्रोल भी किया जाता था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मानसिक तौर पर इन्हें न केवल परिवार में बल्कि समाज में भी छोटेपन पे चीजें दिक्कत में दिखाई देती है। मानसिक तौर पर उनको झेलनी पड़ रही हैं परेशानियां। तो यहाँ पर जो गुरु है और उसमें इनकी दशा थी उस समय राहु की। तो राहु चूंकि अंतिम दशा है और उसका जो राहु का जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो द्वितीय भाव में स्थित है, जो कि परिवार के विखंडन को दिखाता है और इनमें बहुत सारे परिवर्तन को भी इनकी लाइफ के दिखाता है। राहु चूंकि बाहर का कारक है और चूंकि चंद्रमा से द्वितीय भाव में स्थित है, और तो निश्चित तौर पर इमोशनल स्तर पर व्यक्ति को कमजोर बनाता है। पर इनकी दादी ने उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इन्हें बताया कि आपको किसी भी कीमत पर अपना संयम नहीं खोना है, अपनी मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। और उसके बाद फिर उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई मुंबई में ही की है और फिर इन्होंने बाहर जाकर के एजुकेशन ली और 1950 से ही इनकी दशा आ गई शनि की। शनि तृतीय भाव में है। इतना ज्यादा लगन के साथ किसी भी कार्य को कर गुजरने की क्षमता इनमें दिखाती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर हम चंद्रमा से भी कुंडली को देखते हैं तो जो चंद्र राशि है वो भी अपने से तृतीय भाव में स्थित हो गया है, वो भी धनु राशि में, जो कि फिर एक कर्मठ और कोदंड राशि है, जहां पर जो ग्रह बैठते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वहां पर बैठ करके बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है और साथ ही साथ कर्माधिपति धर्माधिपति गुरु और बुध के संयोग से योग का निर्माण हो रहा है, जो फिर इन्हें बहुत अधिक पावरफुल बना रहा है। यही नहीं, यहाँ पर अष्टमेश भी विद्यमान है, जो अष्टमेश यानी कि आकस्मिक चीजों के लिए माना जाता है। अब अष्टम और छठे का संबंध जब द्वादश भाव से होता है तो ये एक तरीके से विपरीत राजयोग माना जाता है। विपरीत राजयोग बहुत पावरफुल यहाँ पर बन रहा है। और साथ ही साथ जो लग्नेश है, वो जो द्वादशेश है गुरु, वो लगन में बैठ गया है, तो द्वादश के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा बन गया है। और इन्होंने बाकी जो इनकी एजुकेशन है उन्होंने बाहर जाकर के ली है। इन्होंने बैचलर डिग्री वास्तुशास्त्र में ली है, आर्किटेक्ट से इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद में उन्होंने एमबीए भी किया जब जरूरत पड़ी। पर सबसे बड़ी खास बात यह रही कि 1991 में इन्होंने टाटा समूह को संभाला और उसके बाद 2012 में रिटायर किए और इस समय तक उन्होंने अपनी जो टाटा समूह की कंपनी थी, जो कंपनी है, उसको बेहिसाब बढ़ाया। और न केवल हम अपने उद्योग, अपने घराने का नाम ऊंचा किया, हमारे देश के गौरव को भी बहुत अधिक बढ़ाया और विश्व स्तर पर एक बड़ी कंपनी के रूप में उभरे। और इसमें इतनी सारे प्रोडक्ट हैं, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो टाटा निर्माण नहीं करती? किस क्षेत्र में टाटा नहीं है? टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा के एसी, वोल्टास का एसी होता है, जो कंपनी कार की कंपनी जैगुआर है, नैनो जो छोटी इकोनॉमिक कार है, और जो एसी भी टाटा के आते हैं, टाटा के कपड़े आते हैं, वेस्ट साइड है। टाटा की ऐसी कोई भी चीज नहीं, 100 बड़ी बड़ी कंपनियों में लिस्ट में टाटा का नाम होगा। और हमें उस पर इतना ट्रस्ट होता है हमारे भारतीयों को कि अगर टाटा लिखा हो तो टाटा के नाम से लोग खरीद लेते हैं कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी जब बड़ी बड़ी वर्ल्ड की, विश्व की बड़ी कंपनियों के नाम होते हैं, उसमें टाटा समूह का नाम नहीं आता। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है, तो उसको समझते हैं। मात्र जितनी भी इतनी सारी कंपनियां हैं, 100 से ज्यादा कंपनियां हैं, वो सारी की सारी सिर्फ 13% ही है। और टाटा जो समूह है, उसका जो ट्रस्ट है, उसके पास जो संपत्ति है टाटा की, उसका 66% है। यानी कि जो परोपकार के जो कार्य किए जाते हैं उसमें टाटा का 66% हिस्सा रखते हैं वो।
और जो लाभ के लिए केवल वो उद्योग नहीं करते हैं, देश के लिए और जनता के लिए, पब्लिक के लिए भी बहुत कार्य करते हैं। तो आइए इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें बन रही हैं, जो राजयोग बन रहे हैं, वो जाके द्वादश भाव में बन रहे हैं। अब ऐसे में व्यक्ति परोपकारी कार्य करता है तो धीरे धीरे उसकी उन्नति बहुत ज्यादा होने लगती है। और यही नहीं, यहाँ पर जो शनि है उसका संबंध एक द्वादश भाव से हो जाता है, जो कि लग्नेश है। और इसके साथ जो शनि है उसका कनेक्शन, चूंकि वो लग्नेश भी है तो उनका कनेक्शन, चूंकि शनि पब्लिक भी होती है तो पब्लिक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रतन टाटा जी फील करते थे। जैसे कि वो कई बार उनके इंटरव्यू में भी आया कि जब नैनो कार के बारे में उन्होंने सोचा तो उससे पहले वो कहीं जा रहे थे तो बारिश हो रही थी और उन्होंने देखा एक कपल है जो कि स्कूटर से अपने घर जा रहा है, बारिश में भीग रहा है। तो ऐसे में फिर उन्होंने एक ऐसी कार बनाने की कोशिश करी, नैनो कार, जो कि इकोनॉमिकली लोगों के उसमें है, बजट में है, और वो उसे ओन कर सकें। तो ये जो सोच है वो यहां से डेवलप हो रही है, क्योंकि तृतीय भाव विचार है, पब्लिक के साथ वो कनेक्ट कर पाते थे और उनका विवाह नहीं हुआ। दूसरी एक जो सबसे बड़ी चीज है, तो यहां पर 1968 में 62 में जब चाइना के साथ वॉर होने वाली थी, तो उस हो रही थी, उस समय इनकी दादी जी बीमार हो गई और चूंकि इनसे किसी एक अमेरिकन लेडी के साथ इनका अफेयर भी था, परंतु उनको भारत वापस आना पड़ा। और जो अमेरिकन लड़की थी उनके माता पिता इनके विवाह के अंगेज थे, क्योंकि उस समय चाइना ने भारत पर अटैक किया हुआ था। और जब टाटा जी वापस जाते हैं, रतन जी, तो उस युवती का विवाह हो चुका था। फिर इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। तो क्या ऐसी कुंडली में संभावनाएं बनती हैं? तो बिल्कुल, कोई भी ग्रह होता है तो अपने रिजल्ट जरूर देता है। तो गुरु का संबंध जब वो नीच का होता है और लगन में स्थित होता है तो विवाह से संबंधित समस्याएं जरूर आती हैं। और इसी को अगर हम थोड़ा सा और जाकर के देखें, D9 में नवांसाचार, जो कि विवाह के लिए स्पेशली देखा जाता है, तो वहां पर भी मंगल उच्च का है, लेकिन सप्तम भाव को तो खराब कर ही रहा है, साथ में द्वितीय भाव को भी खराब कर रहा है। तो परिवार, और उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई, विवाह नहीं हो पाया उनका, और संबंध बने उनके, पर वो विवाह के रूप में परिणित नहीं हो पाया। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और भी आती है कि इनके पुत्र नहीं होने के भी संकेत दिखते हैं। उसका रीजन ये है कि इनका जो पंचम भाव है वो भी बहुत ज्यादा पीड़ा में है, तो इनके आगे संतति होने की संभावना को भी यहाँ नहीं दिखाता और दत्तक पुत्र की संभावना को भी प्रकट करता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री